नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 के चैप्टर 2 का एक 1/3 हिस्सा कवर कर लिया था। इट विल बी लेस एक्सपेंसिव तक हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम शुरू करते हैं। व्हेन विद माई फादर इवन ब्रेकफास्ट इन द गार्डन। अपने पिता के साथ जब मैं गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रही होती। फॉर ऑन ब्राइट विंटर मॉर्निंग, उन चमकती सर्दियों की सुबह को, वी हैव द सर्वेंट्स ब्रिंग इट आउट इनटू द फ्लावर बेड्स। हमारे पास कुछ नौकर थे जो हमें फूलों में सजाकर नाश्ता लेकर आते थे। बिकम्स ए पार्टी एज गुड एज ए रिवेल ऑफ एल्स एंड फेरीज हु फीस्ट ऑन मेलन्स एंड सिरप्स बाय मूनलाइट। तो एक इस ये पार्टी जैसा माहौल बन जाता। ये बहुत ही सुंदर होता, बहुत ही आनंददायक होता। रिवेल मतलब होता है आनंद। और जो बोने होते हैं ना, रिवेल ऑफ एल्स यानी कि बोनों और परियों के आनंद के जैसा होता भोजन में। और क्या होता साहब उनके भोजन में? मेलन होता है यानी कि तरबूज होता, और सिरप्स होते हैं चाशनी या मीठे शरबतों को सिरप्स बोलते हैं। बाय मूनलाइट यानी कि उस चांद की चमक जैसा बहुत ही चमकता हुआ सिरप होता है उनके पास में, सुंदर सुंदर लगने जैसा नाश्ता। As a child, I enjoyed Princess like a sumptuous fare of the fantasies of the Arabian Nights। एक बच्चे के रूप में मैंने एक राजकुमारी की तरह शानदार भोजन किया था जो कि अरेबियन नाइट्स की कल्पनाओं के जैसा था। अरेबियन नाइट्स जो है एक फिक्शन है जिसमें बहुत ही फैंटेसीज दिखाई गई हैं, बहुत अच्छी से इंसान की एक ख्वाहिशें होती हैं, उस तरह का थोड़ा सा काल्पनिक ड्रामा टाइप का है एक। द ग्लोरीज एंड ब्रवाडो ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, जिसके अंदर बहादुरी और पौराणिक कथाओं की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। लॉन्ग एंड एस्टॉन्डिंग, लंबी और अद्भुत टेल्स ऑफ प्रिंसेस एंड रीगल क्वींस, राजकुमारियों की और शाही रानियों की कहानियां हैं उसमें। जैकार्स एंड टाइगर्स की कहानियां हैं। एंड बीइंग माई फादर्स डॉटर, मेरे पिताजी की बेटी होने के नाते। ऑफ द लवली इंग्लिश एंड आयरिश फेरी टेल्स एज वेल, वो प्यारी इंग्लिश और आयरिश फेरी टेल्स भी। दैट वर रीड आउट टू मी बाय हिम, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। द इनवेटरेट रीडर अलाउड, वो पुराने बहुत अच्छे से पढ़ने वाले व्यक्ति। सो दैट ए डॉल ड्रेस्ड इन पिंक आई नेम्ड रोज रादर देन गुलाब, जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें एक गुड़िया थी जो पिंक कलर के कपड़े पहना करती थी, जिसका नाम मैंने रोज़ रखा था गुलाब कहे जाने के बजाय, यानी कि उसका नाम था गुलाब लेकिन वो उसे रोज़ कहती थी। एंड द गार्ड्स ऑफ बकिंगम पैलेस वर नियर एज रियल टू मी एज द यूनिफॉर्म्ड कैवलरी ऑफिसर्स हु प्रैक्टिस्ड, और बकिंगम पैलेस के जो गार्ड्स थे, जो रक्षक थे, वो मेरे लिए उतने ही वास्तविक थे जितने कि यूनिफॉर्म पहने हुए कैवलरी यानी कि युद्ध में लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं उनके जैसे, उनके जितने वास्तविक थे। हु प्रैक्टिस्ड इन ए मैग्निफिसेंट वर्टिगो ऑफ येलो डस्ट, उस पीली धूल का चक्कर लगाते हुए यानी कि छोटा टॉर्नेडो टाइप का उसका चक्कर लगाते हुए वो प्रैक्टिस किया करते थे। ऑन द मैदान में। इन द आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी कैंट जो होता है उसके मैदान में वो प्रैक्टिस किया करते थे पीली धूल के अंदर। वेयर आई वॉज समटाइम्स टेकन फॉर ए राइड इन द इवनिंग, जहाँ पर मुझे कभी कभी शाम को घुमाने के लिए ले जाया करता था। माई फादर पीस अ लोकट फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक नारंगी छील थे। लोकट एक नारंगी जैसा ही फल होता है। विद अ फास्टिडियस दैट इज़ ए प्लेजर टू वॉच, बहुत ही बारीकी से छीलते कि उस क्रिया को देखना भी बहुत ही आनंददायक था माया के लिए। कैन यू बिलीव इट ही सेज, क्या तुम विश्वास कर सकती हो, वो कहते थे। दैट देयर आर पीपल हु टक इनटू स्मोक्ड फिश एंड लिवर एंड किडनीज एट द टाइम ऑफ द डे, कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो दिन के इस समय मछली, उसका गूदा और उसकी किडनियाँ खाते हैं। एंड द फाइनली ग्रूम्ड हैंड दैट प्लेसेस slivers ऑफ फ्रूट अपॉन माई प्लेट सीम्स मेड ऑफ एलेबेस्टर एंड आइवरी, और अंत में जब उस फल के टुकड़े मुझे प्लेट में सर्व करके दिए जाते तो वो इतने सुंदर लगते थे, संगमरमर या हाथी दांत के जैसे। फैशन बाय दोज मैजिक कार्वर्स ऑफ आइवरी दैट सिट बिसाइड द ताजमहल, जिन्हें इतना सुंदर तरीके से या नक्काशीदार तरीके से सजाया गया था जैसे तो हाथी दांत के जो चीज़ें गहने बनाने वाले लोग होते हैं ताजमहल के पास बैठते हैं ना, उन लोगों ने अपने हाथों से बनाया हो। क्रिएटिंग वन हम्बल रिप्लिका ऑफ द
इन ए मुराटाज म्यूजियम आफ्टर अनादर, एक बहुत ही शानदार कॉपी, रेप्लिका मतलब नकल बनाई थी उस प्रेमिका के मकबरे की, उस तरह का। आई से पुलिंग ए फेस एट हिज वर्ड्स सो दैट ही स्माइल, ओह मैं कहती उनके शब्दों के ऊपर अपना एक चेहरा बनाते हुए जिससे वो मुस्कुराते। यस ही सेज, हाँ वो कहते। फॉर सो मैनी ईयर्स आई वॉज सर्व्ड लम्पी पोरिज एंड चेयर्ड मीट एट 7 in the morning, काफ़ी सालों तक मैंने सुबह सुबह गांठ वाला दलिया और भुना हुआ मांस सर्व किया है सुबह 7 बजे। एंड बीइंग हंग्री एज ए वुल्फ, और वो भी तब जब मैं एक भेड़िए के जितना भूखा हुआ करता था। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सोलो इट, मेरे पास उसे निगलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बट आई मेड अ वो देन नेवर टू हैव एनीथिंग बट फ्रूट इन द मॉर्निंग, और तब मैंने कसम खाई कि मैं सुबह कभी भी फलों के बजाय कुछ और नहीं लूँगा। When I was in a position to order it, जब मैं उसे उस चीज़ का आदेश देने की स्थिति में आ गया, यानी कि वो कहते हैं कि जब मैं इतना समर्थ बन गया कि मैं सुबह मॉर्निंग में इतना धनवान बन गया कि मैं सुबह मॉर्निंग में फल खा सकूं रोज़, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कभी भी सुबह ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मीट है और जैसे दिखाया दलिया है, ये सब नहीं खाऊंगा, केवल फल खाऊंगा। आई हैव केप्ट दैट वो, मैंने उस शपथ का पालन किया। एंड आई होप यू विल कीप इट फॉर मी, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी उसका पालन करोगी मेरे लिए। अवर टेबल इज लेड बिसाइड ए मैंडाविन ऑरेंज ट्री, हमारी टेबल मैंडाविन ऑरेंज ट्री के पेड़, ऑरेंज के पेड़ के पास में लगाई गई थी। देयर इज़ वन इन ईच कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो कि हमारे गार्डन के हर कोने में एक था। अ लिटिल फेयरी ट्री, एक छोटा सा परियों जैसा वृक्ष, विद इट्स ग्लॉसी लीव, अपनी चमकती हुई पत्तियों के साथ, एंड एन ओवरलोड ऑफ स्माइल, और बहुत अधिक खुशबूदार। ब्राइट ग्लोब्यूल्स और फ्रूट, जिस पर चमकते हुए छोटे गोले लगे हुए होते थे फलों वाले। लाइक मिनिएचर लैंटर्न्स ऑन ए कार्निवल नाइट, जैसे तो एक उत्सव की रात को छोटे छोटे लैंटर्न लटके हुए होते हैं। The servant who stands beside us and has been with us through the years, that his beard grew from a faint haze to the full white fall it is now. कुछ वो नौकर जो हमारे बगल में खड़े हुए थे, जो कि हमारे साथ कितने सालों से थे, इतने सालों से थे कि उनकी जो दाढ़ी थी वो हल्की सफ़ेद से पूरी सफ़ेद हो गई थी अब तक। तो वो कहते हैं, सेज द कुक विल मेक ऑरेंज मार्मलेड टुडे, जो रसोइया है वो आज संतरे का मुरब्बा बनाएगा। एंड बिगिनस टू कलेक्ट द फ्रूट इनटू ए बाउल, और एक कटोरे के अंदर फलों को इकट्ठा करना शुरू कर देते। मार्मलेड, मुरब्बा, क्राइज माई फादर, मेरे पिताजी चिल्लाते। रेजिंग हिज नैपकिन टू हिज माउथ, अपने नैपकिन को अपने मुंह के ऊपर ले जाते हुए, यानी अपना मुंह पहुंचते हुए। व्हाट ए ड्रेडफुल थॉट, कितना भयानक विचार है। कनेक्टेड विद दैट लवली ट्री, उस प्यारे पेड़ से जुड़ा हुआ। बट व्हेन आई प्ले बैटलडोर एंड शटलकॉक यूजिंग द स्मॉल ब्राइट ऑरेंज एज shuttlecocks that shoot bird-like through the air and are broken egg-like on the grass, he only loved to see my leap and fly. कितना भयानक विचार है उस शानदार फलों के पेड़ के साथ ऐसा करने का। लेकिन जब मैं उस संतरे के साथ या उस फल के साथ में बैटरडोर या शटलकॉक खेलती, मतलब टेनिस जैसे गेम खेलती, उस छोटे से ऑरेंज को उठाकर शटलकॉक की तरह और उसे मारती पक्षियों की तरह हवा में, और वो टूट जाता अंडे के छिलके की तरह, अंडे की तरह घास के ऊपर बिखर जाता। मेरे पिताजी सिर्फ हंसते और मुझे खुशी से छलांग लगाते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए देखते या खुश होते। यानी कि पिताजी को ऑरेंज के जो मुरब्बा बनाए जाने का उसको क्रश किया जाता, ये सब चीज़ें सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जब यही काम मैं करती थी ना, तब उनको बहुत खुशी होती थी, वो इतना प्यार करते थे अपनी छोटी सी बच्ची से। इट इज़ ओनली फ्रॉम मी दैट ही टॉलरेट सच थिंग हाउएवर, हालांकि ये सिर्फ मैं ही हूँ जिनकी वो हर तरह की चीज़ों को सहन कर देते हैं। व्हेन द वुमन विद लूज स्ट्रेगलिंग हेयर हु हैज संक इनटू वन ऑफ द विकर चेयर्स, जब वो औरत जो कि ढीले और खुले हुए बालों के साथ चेयर, उस लकड़ी की ढीली ढाली चेयर में बैठी हुई थी, सॉब्स, रोती हुई, आई मस्ट लीव हिम, मैं उसे छोड़ देता। राय साहेब, आई कैन नॉट बियर इट। राय साहब कौन है तो हमको पता होना चाहिए, राय साहब पहली बार नाम आया है, तो माया के फादर हैं राय साहब।
आई कैन नॉट बियर इट, मैं उसे ऐसा नहीं देख सकता, ऐसा नहीं सहन कर सकता। आई मस्ट लीव हिम इमीडिएटली, मुझे उसे तुरंत छोड़ना होगा। इफ़ ओनली आई कुड बाय ए रेलवे टिकट, अगर मैं एक रेलवे टिकट खरीद पाया तो। हिज फेस ग्रोज एसेटिक, हिज प्रोफाइल शार्पन्स विद डिस्टेंस एंड ही प्लेसेस फिंगर टिप अगेंस्ट फिंगर टिप एंड सेज, उनका चेहरा तपस्वी जैसा हो गया, उनका व्यक्तित्व अरुचि और तीखा हो गया था, और उनकी फिंगर टिप दूसरे फिंगर टिप के को रगड़ रही थी, यानी कि वो टेंशन में आ गए थे। और वो कहते हैं लुकिंग ओवर द टॉप ऑफ हर हेड एट मी, और किसकी ओर देखते हुए कहते हैं वो, उनके चेहरे की ओर जो कि मेरे ऊपर की ओर दिख रहा था। अभी किसकी बात हो रही है देखिए, अभी इसको स्पष्ट नहीं किया है इन्होंने इस चीज़ को, बस इतना दिखाया कि व्हेन द वुमन विद रूज, यानी कि वो खुले बालों वाली जो महिला है वो, उस चीज़ के बारे में दिखाया है। Looking over the top of her head at me with better door in one hand and 3 mandarin orange in the order, मेरे सर के ऊपर से देखते उसे, जिसके हाथ में एक बैडमिंटन और 3 मंडारिन फल जो हैं वो दूसरे हाथ में पकड़े हुए होते थे। When she has been sent away sniffing in the large grey car, जब उन्हें भेज दिया गया सुबकते हुए उस बड़ी सी ग्रे कलर की कार में, विद ऑल द असिस्टेंट दैट ही हैज़ फाउंड इट प्रूडेंट, उस पूरी सहायता के साथ जो उन्हें समझदारी लगी थी, टू गिव द वाइफ ऑफ ए फ्रेंड, अपने एक दोस्त की पत्नी को देने के लिए, ही सेज लुकिंग स्टिल लुकिंग एट द मी, तो वो मुझसे कहते हैं मेरी ओर देखते हुए, इट इज़ रिमार्केबल वॉट ए मैग्नेट ह्यूमन नेचर कैन बी फॉर डिसऑर्डर एंड फेलियर, कि कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत सा मानव का जो लगाव है एक दूसरे के प्रति, कितना अव्यवस्थित और नाकाबिल या फिर असफल हो सकता है। डिसऑर्डर आई रियली कैन नॉट टॉलरेट इट, सच में मैं इसे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाउ कैन अ सिविलाइज्ड एंड हाईली एजुकेटेड मैन लाइक सप्रू परमिट ए सिचुएशन टू डेवलप वेयर इन ऑल द पीस एंड ऑर्डर ऑफ हिज हाउस होल्ड डिसइंटीग्रेट्स, कैसे एक इतना सभ्य और उच्च शिक्षित व्यक्ति सप्रू जैसा इस तरह की चीज़ों को विकसित होने की स्वतंत्रता दे सकता है, या फिर कैसे इन सब चीज़ों को विकसित होने दे सकता है जो कि घर की सारी शांति को और सारी व्यवस्थाओं को बिखेर देती है। यानी कि यहाँ पे बात हुई थी, सप्रू है एक लड़का जिसकी पत्नी के बारे में बात हुई थी, तो उसी की पत्नी को देखकर जो कह रहे थे वो इस चीज़ को, जो कि चेयर के अंदर बैठी हुई हो रही थी, तो उसी के बारे में वो जब से कहा जा रहा है कि ये सप्रू की पत्नी है जो दुख से पीड़ित है, और सप्रू जो है वो दूसरा व्यक्ति है, वो उसकी पत्नी जो है वो कोई खुश नहीं है, कुछ ज़्यादा जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है उनके। इस वजह से राय साहब जो हैं वो उसको समझा रहे थे कि भाई ठीक है, उन्होंने उसको घर तो भेज दिया, पर वो तो रही थी इस चीज़ को लेकर के कि भाई सप्रू उसको सही से नहीं रखता, सप्रू घर की व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रहा है और घर की चीज़ें बिखरने लग गई हैं। इट इज़ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सरासर गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। He shakes his head and folds his napkin meticulously, वो अपने हाथों को हिलाते हैं और सावधानी से अपने नैपकिन को फोल्ड करते हैं। एज वन नीट क्रिस्प वाइट स्क्वायर सेटल्स अपॉन द अदर, जैसे तो एक बहुत ही शानदार तरीके से वर्ग बनाया गया हो और दूसरे वर्ग के ऊपर सेट कर दिया गया हो। हम रुमाल को फोल्ड करते हैं तो पहले उसको आधे फोल्ड करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा और फिर आधे में फोल्ड करते हैं, फिर आधे में फोल्ड करते हैं, तो इस तरीके से वो उसको वर्ग बना के, स्क्वायर बना के उसको फोल्ड करते थे। एज वन लॉन्ग क्रीज स्ट्रेटन्स द एंड फ्लोज इनटू द नेक्स्ट, जैसे एक लंबी, अभी उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन है देखो, कि एज वन लॉन्ग क्रीज, एक बड़ी लंबी सी सलवट, स्ट्रेटन्स सीधी, एंड फ्लोज इनटू द नेक्स्ट, और फिर उसके बाद अगली एक और। सो डू हिज थॉट्स, हिज लाइफ, हिज एटीट्यूड्स, हिज लर्निंग एंड हिज कैरियर एज्यूम ए सिमिलर पैटर्न, और इसी तरह के विचार उनके जीवन में थे, उनके एटीट्यूड में थे, उनके सीखने में थे, और उनके कैरियर में थे, एक सेम तरह के पैटर्न से। फॉर्मल एज ए मुगल गार्डन, एक मुगल गार्डन की तरह औपचारिक, ग्रेशियस एंड एग्जैक्ट, अद्भुत और सटीक, वेयर ब्रीडिंग, जहाँ पर पालन होता था, कल्चर, लीजर एंड कंफर्ट हैव बीन ब्रॉट टू ए नाइस आर्ट, जहाँ पर पालन होता था किसका, कल्चर, सभ्यताओं का, अवकाश का या आनंद का, जो कि वहाँ पर एक शानदार कला के रूप में लाए गए थे। अब यानी कि वो अपने पिता के निजी जीवन के बारे में बता रही हैं। वे हैव नो सिंगल वीड इज अलाउड टू फ्लावर, जहाँ पर एक भी खरपतवार को फूलों के पास में उगना
अनुमत नहीं था। नो सिंगल फ्लावर टू डाई एंड रिमेन ऑन द स्टाक, किसी भी फूल को मरने की इजाज़त नहीं थी और ना ही डंठल के ऊपर रहने की। नो सिंगल स्टॉक टू ग्रो आउट ऑफ इट्स प्रोन्ड शेप, ना ही किसी एक भी डंठल को या एक भी टहनी को अपने आकार से, जिस आकार में उन्हें काटा गया था, उससे बाहर निकलने की इजाज़त थी। एज द स्ट्रीम इन ए मुगल गार्डन फ्लो म्यूजिकली थ्रू चैनल्स ऑफ कार्व्ड मार्बल एंड सैंडस्टोन, जैसे मुगल गार्डन में वो धारा झरना बहता था बहुत ही शानदार संगीतमय तरीके से उन पानी की नालियों में जो कि मार्बल और सैंडस्टोन से बनी हुई होती थी। सो हिज थॉट्स, उसी तरह के उनके विचार थे। हिज लाइफ फ्लो ब्रोकन इनटू स्मॉल एक्विजिट पैटर्न्स बाय द कार्विंग, उनका जीवन भी इसी तरीके से बहता था, ब्रोकन छोटे छोटे टुकड़ों में उत्कृष्ट तरीकों में ढाला गया था, जिन्हें प्लेड अपॉन बाय अल्टरिंग नुएंसेस ऑफ लाइट एंड शेड, और जिन्हें बारीकियों में बदलते हुए रोशनी और छाया की शेड में बदला गया था। प्लेड अपॉन यानी कि जिया गया था उस जीवन को बहुत ही बारीकियों में, बट नेवर ओवर स्टेपिंग देयर लिमिटेशंस, लेकिन कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघा था उन्होंने। नेवर ब्रेकिंग देयर बाउंड्स, कभी अपने बंधन नहीं तोड़े थे। ऑलवेज मूविंग ऑनवर्ड्स विद द सेम ग्रेसफुल कैडेंस, हमेशा वो उसी समान शानदार लय ताल के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने पिताजी की बता रही हैं वो कि पिताजी उनके बहुत ही सजे हुए और सदे हुए आदमी थे, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था उनका, एक संतुलित जीवन जीते थे वो हमेशा से ही। वाई वॉज शी वेयरिंग ए डर्टी साड़ी, वो उस गंदी साड़ी को क्यों पहने हुए थी। आई आस्क, मैंने उनसे पूछा। स्टिल स्टैंडिंग देयर क्लचिंग माई टॉयज, अपने खिलौनों को हाथ में पकड़े हुए वहीं खड़े हुए मैंने पूछी ये चीज़। शी हैड नॉट इवन डन हर हेयर, उसने तो अपने बाल भी नहीं बनाए। आई एड, मैंने कहा। विद डिस्प्लेजर इक्वल टू दिस फॉर द कम्फर्ट गारमेंट दैट स्ट्रेगलिंग हेयर, those hot tears had been something shocking, something unsavory to me, उस दुख के साथ जो कि उस झुर्रीदार कपड़े और उस अव्यवस्थित बालों के समान था। those hot tears, वो गर्म आंसू, वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे और बहुत ही अप्रिय थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फ्लावरिंग गार्डन, इस फूलों से भरे हुए उद्यान के संदर्भ में, यानी कि इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा मौसम है, उस महिला ने आकर इस माहौल में थोड़ी सी उदासी भर दी, तो वो महिला इस माहौल के साथ मैच नहीं कर रही थी। द 4 मैंडारिन ट्रीज, वो 4 मैंडारिन ट्रीज जो कि हर कोने में एक था। द फोल्डेड वाइट नैपकिन ऑन द स्ट्रेच वाइट टेबल, वो गार्डन का जो माहौल है ना उसकी व्याख्या कर रही है वो इस चीज़ की कि इतना अच्छा माहौल है, क्या क्या है, फूल वाला गार्डन है, 4 मैंडारिन पेड़ हैं, वो भी हर कोने में एक, वो शानदार तरीके से फोल्ड किया हुआ नैपकिन है, वो मेज पोश रखा हुआ है, ये सब, और वो ये सब इतना शानदार है। और वो क्या थी, वो इतनी बिगड़े जैसी थी। शी वॉज अ मैस। सडनली माई फादर लॉफ्स, अचानक मेरे पिताजी हंसे। इट इज़ नॉट ए फोर्स्ड लाफ एज एन ओल्डर मैन एट ए चाइल्ड, ये कोई दबाव में आई हुई हंसी नहीं थी एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा एक बच्चे की बातों पर। बट लाफ्टर दैट कम्स नेचुरली फ्रॉम ए लाइफ दैट हैज़ एज मच रूम फॉर लव एंड फॉर प्लेजर एज फॉर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, परंतु ये तो प्राकृतिक रूप से आई हुई वो हंसी थी उस जीवन से जिसके अंदर प्यार और स्नेह के लिए बहुत सारी जगह थी, उतनी ही जगह थी जितनी कि आदेश और डिसिप्लिन के लिए थी, यानी कि मान मर्यादा के लिए थी। एकदम से क्लास के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना ना, वो वाली चीज़ की बहुत ही संतुलित जीवन था। हमेशा से उन्होंने जीवन के नियमों का, अपने मॉरल्स का पालन किया था और जीवन को अनुशासित तरीके से जिया था। तो फिर से अपने पिताजी की तारीफ कर रही हैं वो। ही इज़ डिलाइटेड दैट आई शुड हैव शोन ए शेयर इन हिज फास्टिडियस टेस्ट्स अम्यूज्ड बाय माई ऑब्जर्वेशन, वो बहुत खुश थे कि मैंने उनके नकचढ़े स्वभाव में भी अपना पार्ट दिया, जो है मैंने दिखाया उनके जो स्वभाव है इसके प्रति भी थोड़ा सा ध्यान दिया था मैंने। अम्यूज्ड बाय माई ऑब्जर्वेशन, मेरी इस ऑब्जर्वेशन को देखकर वो खुश थे, मतलब कुल मिला के इस चीज़ से वो काफ़ी खुश महसूस हुए कि उन्हें लगा कि हाँ उनकी बच्ची जो है उनके ऊपर ध्यान तो देती है। ही फॉरगिव्स मी द ब्लॉब्स ऑफ ब्रोकन फ्रूट ऑल ओवर द लॉन, वो फलों के टूटे हुए जो टुकड़े थे उनके लिए मुझे हमेशा माफ़ कर देते थे। कम लेट मी सी यू प्ले, आओ मुझे तुम्हें खेलते हुए देखना है, ही सेज, वो कहते। एंड वेव्स असाइड द न्यूज़पेपर दैट हैड अराइव्ड फॉर हिम, और उस न्यूज़पेपर को साइड कर देते जो उनके लिए ही आया था। वी शैल सी हाउ हाई यू कैन टॉस दिस ऑरेंज, अब देखते हैं कि तुम इस ऑरेंज को कितना ऊपर उछाल सकती हो।
no one else. I sobbed into my pillow as Gautam went into the bathroom. Loves me as my father. कोई भी नहीं, कोई भी मुझे मेरे पिता की तरह उतना प्यार नहीं कर सकता जितना, मतलब कोई भी मुझे मेरे पिता की तरह प्यार नहीं कर सकता। इस चीज़ को वो सोच रही हैं तकिए के ऊपर रोते हुए जब गौतम बाथरूम में चले गए थे। द कर्टेन फेल टू बिहाइंड हिम, उसके पीछे का पर्दा गिर गया। इन दुखद फोर्ड्स, ट्रेजिक फोर्ड्स में, दुखद सरवटों में। ही डिड नॉट हियर मी, उसने मुझे सुना ही नहीं था। द टैप वॉज रनिंग, नल चालू था। द वैक्यूम इन टू विच आई स्पोक मेड मी मोर फ्रेंटिक, वो वैक्यूम, वो खालीपन जिसमें मैं बात कर रही थी वो मुझे और पागल कर रहा था। एंड येट ही वॉज नॉट रियली मीन टू हियर, और उसे सुनने से कोई मतलब ही नहीं था। इन गौतम्स फैमिली वन डिड नॉट स्पीक ऑफ लव फार लेस ऑफ अफेक्शन, स्नेह की बात तो छोड़ो, गौतम के परिवार में कोई प्यार से बात भी नहीं करता था। वन स्पोक, कोई भी बात करता किस बारे में? दे स्पोक ऑफ डिस्कशंस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में होने वाली चर्चाओं के बारे में। ऑफ केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन, दहेज, या दहेज नहीं, हो ब्राइबरी, रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में। रिवील्ड इन गवर्नमेंट, जो कि सरकार में उजागर हुए थे। ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स अक्यूज्ड ऑफ लाइबल, न्यूज़पेपर एडिटर्स के बारे में जो कि मानहानि के केस में दोषी थे। एंड द ट्रायल्स दैट फॉलोड द ट्रेड पैक्ट्स मेड विद कंट्रीज अक्रॉस द सीज, वो ट्रायल्स यानी कि पेशियाँ जो कि होनी थी कोर्ट में, वो व्यापार के संधि जो कि दूसरी देशों से समुद्र के पार किए जाते थे। ऑफ पॉलिटिकल ट्रीटीज विद दोज अक्रॉस द माउंटेन, उन पर्वतों के पार उन पॉलिटिकल ट्रीटीज यानी कि राजनीतिक संधियों के बारे में। ऑफ डिस्टेंट रिवॉल्यूशन, उन सुदूर क्रांतियों के बारे में। ऑफ राइस स्कार्सिटी एंड ग्रेन हार्वेस्ट, चावल की कमी और खेती का उगाए जाना यानी कि गेहूं उगाए जाने के बारे में। इन सब फालतू चीज़ों के बारे में, यानी कि माया के ये सब फालतू हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे बजाय माया के संदर्भ में किसी प्यार की, स्नेह की बात करने के अलावा। दे हैड इन्यूमरेबल सब्जेक्ट्स टू स्पीक ऑन, उनके पास बात करने के लिए असंख्य विषय थे। एंड दे स्पोक इंसेसेंटली, और वो लगातार बोलते थे। समटाइम्स इन ऑर्डर टू रिलैक्स दे प्लेड गेम्स ऑफ कार्ड्स सो स्विफ्टली, so nervously, so intently that they found they had to release the mounting pressure by conversing. कभी कभी आराम करने के लिए वो कार्ड्स खेल रहे थे इतना तेज़ी से, इतना नर्वस रूप से और इतनी गहनता से कि वो पाते कि उन्होंने एक पहाड़ जैसा जो प्रेशर है बातचीत करने से उसे उतार दिया है, उस प्रेशर को ख़त्म कर दिया है। एंड वुड बिगिन टू टॉक अगेन, और फिर बात करने लग जाते। ऑफ पॉलिटिकल स्कैंडल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेंट, वही राजनीतिक घोटाले और बौद्धिक असहमति यानी कि अपने अपने जो विचारों में असहमति होती थी उसके बारे में। हिज मदर हुज लॉन्ग ब्लैक हेयर पिन शावर्ड डाउन फ्रॉम हर हेयर एज प्रोफेसली एंड अनरेस्ट्रेंडली एज ब्लैक प्रिंट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, उसकी माताजी जिनकी लंबी ब्लैक हेयर पिन्स जो हैं वो उनके बालों में बहुतायात से लगी हुई थी, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ब्लैक हेयर पिन्स लगाती थी उनकी माताजी। और अनरेस्ट्रेंडली, अनियंत्रित रूप से, यानी कि जहाँ मन में आया वहीं एक लगा दी। एज अ ब्लैक प्रिंट फ्रॉम न्यूज़पेपर, जैसे तो कोई न्यूज़पेपर में एक ब्लैक प्रिंट होता है, काला काला, सब जगह काला काला दिखाई देता है। एंड हुज आर्मपिट्स वर ऑलवेज स्टेन्ड विद पर्सपिरेशन, और जिनकी जो आर्म पिट्स मतलब की होती है हमारे हाथ के, हमें बगलें, उनकी जो बगल हैं हमेशा पसीने से भरी हुई होती थी, दागदार होती थी। फॉर शी मूव्ड सो मच, वर्कड सो हार्ड इन पासिंग मी बाय स्माइलिंग सैड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी और मेरे बगल में से गुजरते हुए मुस्कुराते हुए कहती, इट वॉज वाइज ऑफ गौतम टू हैव मैरिड यू, गौतम ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है तुमसे शादी करके माया। इन ए वॉइस एट वंस सॉफ्ट एंड ब्रोकन विद हार्शनेस, एक आवाज़ में जो एक बार तो बहुत ही कोमल लगती थी और दूसरी बार सख्ती से टूटी हुई लगती थी, यानी कि बहुत कड़वी लगती थी। सो दैट आई कुड नॉट टेल whether she said this out of affection or had some motive far removed from any पर्सनल फीलिंग, इसलिए जिससे कि मैं कभी कभी समझ नहीं पाती थी कि क्या उन्होंने ये स्नेहवश कहा है या फिर अपने व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उनसे मोटिवेट होकर कुछ बहुत दूर की बातें कह दी है, यानी कि या तो उसने स्नेहवश कहा है या फिर अपने ही मन की वो किसी बात को या अपनी महानता को उजागर करना चाह रही हैं। She looked at me absently yet smiled warmly, वो मुझे अनुपस्थित रूप से देखती थी फिर भी बहुत अच्छे से स्माइल करती थी। Before she rushed away, कहीं भी जाने से पहले।
लाइक सम बिजी राइनोसोरस चार्जिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जैसे एक व्यस्त राइनोसोरस गेंडा जो होता है वो जंगल में घूम रहा है या अटैक करने की तैयारी में है। टू हर डिस्पेंसरी और हर क्रीच, अपनी गुफा की ओर या अपनी मांद की ओर, अपने रहने वाले स्थान की ओर या फिर अपने शिशु गृह की ओर। क्रीश जो होता है वो शिशु गृह होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रखे जाते हैं। और हर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड, और अंधों के लिए उनके काम करने की जगह। द डिसेबल्ड, द अनएम्प्लॉयड, निशक्तजन और बेरोजगार व्यक्ति। मतलब कि वो जो महिला जो हैं वो काम करती थी और काम करती थी, इतना ज़्यादा काम करती थी, थक जाती थी, उनके बगल में पसीना आ जाता और मुझसे ये सब कहने के बाद फिर वो चली जाती। जैसे तो एक गेंडा जो है वो जंगल में चला जाता है, कहाँ चली जाती? टू हर डिस्पेंसरी, एक डिस्पेंसरी में वो काम करती थी या वहीं रहती थी, जिसमें वो किस तरह का काम करती थी? एक शिशु गृह के अंदर वो काम करती थी उन लोगों के लिए जो कि अंधे थे, निशक्त थे और बेरोजगार थे। ये बात हुई है गौतम की माताजी के बारे में। गौतम की माताजी जो हैं वो एक तरह के मतलब मेडिकल सपोर्ट स्टाफ के अंदर काम करती हैं। इस तरह से इस लाइन का सेंस जो है वो निकल के आता है। और है भी यही कि वो एक शिशु गृह में काम करते, वो शिशु गृह चलाती हैं एक। शी न्यू सो मैनी पीपल, वो बहुत से लोगों को जानती थी। गैदर्ड फ्रॉम सच डाइवर्स बैकग्राउंड एंड सिचुएशन, जो कि बहुत ही भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से, भिन्न भिन्न परिवेश और परिस्थितियों से आते थे। दैट आई वंडर्ड हाउ आई कुड मीन एनीथिंग मोर टू हैव देन येट अनदर ह्यूमन बीइंग टू बी मेड कंफर्टेबल इन ए हॉस्टाइल वर्ल्ड। इसलिए मुझे आश्चर्य होता था कि आखिर मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने कैसे रखूँगी किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में, जो कि उन्हें इस द्वेषपूर्ण दुनिया में अधिक आरामदायक महसूस कराए। येट शी पॉज्ड, फिर भी वो रुक जाती एंड वंडर्ड, आश्चर्य करती। शैल आई टेक यू टू द डिस्पेंसरी विद मी, क्या मैं तुम्हें अपने साथ डिस्पेंसरी ले चलूँ? एंड शुक फॉर हेड, और फिर अपना सर हिलाती, रिप्लाइंग टू हर सेल्फ, खुद को ही जवाब देते हुए, नो इट विल टायर यू टू मच, नहीं नहीं ये तो तुमको थका देगा। बिफोर शी हर्टर डाउन द स्टेयर्स इन द डार्क पैसेज, नीचे अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरने से पहले, टुवर्ड्स द ट्रैम स्टॉप्स, रेल बस के स्टॉप की ओर जाने की तरफ से पहले, यानी कि रेल बस के स्टॉप की तरफ जाने से पहले वो तुम मुझसे पूछती कि क्या तुम्हें भी ले चलूँ अपने साथ, और फिर खुद ही जवाब दे देती खुद को कि नहीं नहीं तुम तो थक जाओगी। Or in the evening when she was home again and had drawn out her account books with a greater clutter, और शाम को जब वो घर आती और अपनी अकाउंट बुक्स निकालती ड्रॉअर में से एक बहुत सारी खड़खड़ाहट के साथ, ओपन देम आउट ऑन हर वास्ट लैप एंड बिगन रैपिडली टू कैलकुलेट, उन्हें अपनी जांग के ऊपर रखकर खोलती और बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करना शुरू कर देती। शी लुक्ड अप टू से, वो कहने के लिए ऊपर देखती, व्हेन विल योर फादर सेंड मी अनदर चेक माया, तुम्हारे पिता मुझे दूसरा चेक कब भेजेंगे माया? टेल हिम आई नीड इट अर्जेंटली, उन्हें बताओ कि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। द नर्सेज इन द क्रीश हैव नॉट बीन पेड दिस मंथ, वो जो शिशु गृह में जो नर्सेज हैं उनको इस महीने तनख्वाह नहीं दी गई है। देन शी विल ड्रॉप बिहाइंड हर बुक्स, और फिर वो अपने किताबों के पीछे छुप जाती यानी किताबों में लग जाती। एंड आई न्यू इट वॉज नॉट इवन वन ऑफ दोज ह्यूमन बींग्स हुज कम्फर्ट एंड हेल्थ शी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए वो बहुत आरामदायक और जिम्मेदार महसूस करती हैं अपने आप को, बट मेयरली वन ऑफ दोज आउटसाइडर्स हु कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज एंड वर देयरफॉर नेसेसरी, बस केवल वो बाहरी व्यक्ति हैं जिन्हें वो अपने उद्देश्य, अपनी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करती है। दो नॉट नेसेसरीली लव्ड, जिसे कि आवश्यकता जनित रूप से प्रेम नहीं किया जाना था। यानी कि माया के जो पिताजी हैं वो गौतम की माँ के लिए सिर्फ एक अंडा देने वाली मुर्गी जैसे हैं जो पैसे बेचते रहें टाइम टू टाइम, उन्हें उस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं है। येट इवन द पेरिया पप्स that she had picked up from the streets would draw close to her feet as though to the most safe and congenial spot they knew of, यहाँ तक कि वो जो कॉलोनी में घूमने वाले देसी पिल्ले होते हैं वो उनको उठा करके अपने घर में ले जाती थी, जो उनको घर में उठा जाती थी वो उनके पैर के इतना पास रहते थे कि वो मुझसे ज़्यादा सेफ और अनुकूल महसूस करते थे। एंड देयर स्क्रैबल एंड ड्रूल हैप्पीली ओवर हर बैटर्ड स्लीपर्स, और उनका रेंगना, लार टपकाना खुशी खुशी से उनकी टूटी फूटी चप्पलों के ऊपर। वही शी मूव्ड हर लिप्स साइलेंटली ओवर द अकाउंट्स, जब वो अपने अकाउंट्स को ध्यान से देख रही होती या फिर चुपचाप अपने होठ बड़बड़ा रही होती।
ड्रू आउट हेयर पिन्स विद विच टू स्क्रैच हर हेड, अपने बालों में हाथ देकर अपना हेयर पिन निकालती और अपना सिर उससे खुरसती। एंड ड्रॉप देम एब्सेंटली ऑन द ग्राउंड, और फिर उसे ज़मीन में पटक देती। द इलेक्ट्रिक बल्ब ओवर हर हेड हैड नो शेड, उसके ऊपर लगा हुआ इलेक्ट्रिक जो बल्ब था उसकी कोई छाया नहीं आ रही थी। एंड इट मेड हर हु वॉज सो एज स्टाउट एज शी वॉज शॉर्ट, और वो उसे ऐसा बना देता जैसे कि वो एक बहुत मोटी हो, बहुत बौनी हो, लुक गॉन्ट, और बहुत दुबली दिखा देता उसको। हर फेस हैरोड, और उनका चेहरा कैसा लगता था, भयभीत लगता था। नाउ एंड देन शी वुड लुक अप टू से, कभी कभी वो ऊपर देखती और कहती, यू हैवंट फिनिश ऑलरेडी, या क्या तुमने खाना खा लिया है आज। ईट मोर चिल्ड्रन, और अधिक खाओ बच्चे। डोंट वेस्ट एनीथिंग, कुछ भी व्यर्थ मत करो। आई रियरली सॉ हर ईट एनीथिंग हर सेल्फ दो शी ड्रैंक सेवरल टम्बलर्स ऑफ टी इज डे, मैंने मुश्किल से ही उन्हें कभी कुछ खाते हुए देखा होगा, यद्यपि वो एक दिन में बहुत सारे कप जो है वो चाय पी जाया करती थी। हर चिल्ड्रन पेड हर लिटिल अटेंशन, उनके बच्चन पर बहुत कम ध्यान देते थे। देयर वर मैनी ऑफ देम, टू ऑफ देम स्टूडेंट्स स्टिल, द अदर्स जर्नलिस्ट्स टीचर्स साइंटिस्ट, उनके काफ़ी सारे बच्चे थे, उनमें से दो तो अभी विद्यार्थी हैं और बाकी में से एक जर्नलिस्ट है, एक टीचर है और एक साइंटिस्ट है। गौतम सबसे बड़ा है। सेट ऑन द टेबल, सेट एट द टेबल विद देम, उनके साथ टेबल पे बैठे हुए। मार्किंग लाइन्स इनटू द वुड विद ए टिन फोर्क एज ही स्पोक, वो बोलते समय जो कांटा होता है अपना मैगी खाने वाला कांटा, उससे उस लकड़ी के ऊपर वो मार्क कर देता है, लाइन बना देता। दे शाउटेड विद लाफ्टर, और फिर वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए हंसते। ही कंटिन्यूड टू स्पीक, दे आर्ग्यूड, वो लगातार बोलता रहता, फिर वो बहस करने लग जाते। वॉज इट पॉलिटिक्स अगेन, क्या दोबारा से राजनीति की चर्चा होने वाली है। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता। कॉन्शियस ऑफ द एक इन माई आर्म्स बिकॉज आई हैड हेल्ड माई सिस्टर इन लॉज बेबी सो लॉन्ग, उस बात की, उस चेतना से जागृत होते हुए उस दर्द की जो कि मेरे हाथ में हो रहा था, क्योंकि मैंने मेरे सिस्टर इन लॉ का यानी कि नंद के बच्चे को काफ़ी देर तक पकड़े रखा था। नो नॉट दिस टाइम, नहीं नहीं इस वक्त नहीं। इट वॉज ए लीगल केस गौतम वॉज डिफेंडिंग, ये एक लीगल केस था, कानूनी केस था जिसकी पैरवी गौतम कर रहा था, जिसके गौतम लड़ रहा था उस केस को। मतलब इट वॉज आई हु ऑट टू बी एबल टू डिस्कस इट विद हिम रादर देन दे, वो मैं थी जो उसके साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करती थी बजाय उनके, उनके किनके, उसके खुद की फैमिली के। आई वेगली फेल्ट, मैंने अस्पष्टता से धुंधला धुंधला महसूस किया। बट दे लेफ्ट मी आउट ऑफ इट, लेकिन वो मुझे इससे बाहर रखते विद ए नेचुरलनेस, प्राकृतिक रूप से। आई हैड टू एक्सेप्ट फॉर दे न्यू आई वुड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो ऐसा समझते हैं कि मैं नहीं समझूंगी। ए मैटर सो इन्वॉल्व, एक वैसा मामला जिसमें वो ही लोग इन्वॉल्व हैं। एंड आई न्यू इट माई सेल्फ, और मुझे खुद को ये बात पता थी। दे स्पोक टू मी the Sinoseat only when it had to do with babies, meals, shopping, marriages, for I was their toy, their indulgence not to be taken seriously, and the world I came from was less than that, it was a luxury. They considered it a crime to suffer, and so damned with it with dismissal. वो प्राकृतिक रूप से मुझे छोड़ देते क्योंकि वो मुझे समझते कि मैं इस चीज़ को नहीं समझती। वो मुझे ऐसे ट्रीट करते जैसे मैं कोई चींटी हूँ जिसका सिर्फ बच्चों से, खाने से या शॉपिंग करने से या शादियों से लेना देना है। मैं फॉर आई वॉज देयर टॉय, जैसे मैं उनका एक खिलौना थी, उनके भोग की सामग्री थी जिसे सीरियस नहीं लिया जाना था, और उस संसार से आई थी। वॉज लेस देन दैट इज वॉज ए लग्जरी, जो कि और कुछ नहीं बस विलासिता से भरा हुआ था जिसे वो जुर्म समझते थे। और डैम्ड इट विद डिसमिसल, यानी कि उसको एक सिरे से खारिज कर देते थे। मतलब एक तरह से इसको कह सकते हैं जलन की भावना, क्योंकि उनके खुद के पास तो भोग विलासिता इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इस बात से जलते हैं कि वो एक बहुत जो माया है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत भोग विलास, बहुत अमीर खानदान से आती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो जलते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ ये समझते हैं कि इससे तो गर्भित की बात कर लो और कुछ भी नहीं है। रेस्टलेस इन माई साइलेंस, अपनी शांति में बेचैन। आई फोल्डेड द फेडेड मॉव कवरलेट अराउंड द बेबीज डबल चिन एंड वाइप्ड ए थिन लाइन ऑफ स्पिटेड अवे फ्रॉम हिज माउथ, मैंने
एक बैंगनी रंग का कंबल जो है बच्चे की डबल चिन के पास में लपेटा, यानी कि बच्चे की बॉडी पे लपेटा और हेड जो है उसका बाहर था। एंड वाइप्ड ए थिन लाइन ऑफ स्पिटेड अवे फ्रॉम हिज माउथ, और उसके मुंह से निकलती हुई एक जो थूक से बनने वाली लाइन है उसको पोंछा। बच्चा किसका है ये? उसकी नंद का बच्चा है ये। His lips were pink and tenuous, exposed and defenseless like moist peeled fruit. उसके होठ गुलाबी और छोटे छोटे थे, जो कि बिना बचाव के खुले हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कोमल थे। like moist peeled fruit, एक नम छिला हुआ फल हो इस तरह का। When will he get his teeth? इसके दांत कब आएंगे? I murmured, मैं बुदबुदाई। No one paid attention, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। The dogs on the floor snarled as they fought over the slippers. जो छोटे कुत्ते हैं वो भौंक रहे थे, गुर्रा रहे थे, गड़गड़ कर रहे थे, क्योंकि वो चप्पल के ऊपर लड़ रहे थे। And out on the street someone ran shouting. और बाहर गली में कोई चिल्लाते हुए जा रहा था, दौड़ रहा था। In that stark room I was the only one who wore a sari of a bright color. उस खाली रूम में मैं ही एकमात्र ऐसी थी जिसने एक चमकीले भड़कीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। The rest wore colors that no one could care about. और बाकी सब ने ऐसे रंग पहने हुए थे जिसके बारे में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। But the electric light was very bright. लेकिन बिजली की रोशनी बहुत चमकीली थी। Sometimes the mother looked up and frowned. कभी कभी माँ ऊपर देखती और भौहें सिकोड़ती। Her forehead furrowed and her lips moved as though in sleep. उनका जो होठ हैं वो इस तरह से बड़बड़ाते जैसे नींद में बड़बड़ाता है कभी कभी आदमी। Her hands were rough and chapped and knuckles large and knotted. उनके हाथ बड़े रफ थे और फटे हुए थे, और नकल्स जो अंगुलियों के जोड़ हैं वो बहुत बड़े थे और गांठदार थे, यानी कि हम देखते हैं ना कि उंगलियों के जोड़ों के पीछे के हिस्से में गांठें सी पड़ जाती हैं, सख्त हो जाते हैं, इस तरह के। Their father caused along routes too swiftly from them to follow. उनके पिताजी कोज्ड माने चलना, चलते थे, along routes उन रास्तों पर बहुत तेजी से, for them to follow उनको फॉलो करने के लिए। Somewhere his train rushed crazily through the night, this same night screaming as it came to the green signal at a remote river crossing. कहीं पर कभी कभी कहीं कहीं उनकी जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से चलती रात में। this same night his train rushed crazily through the night, उसी रात में ट्रेन जो है तेज़ी से चलती, और स्क्रीमिंग एज इट केम टू द ग्रीन सिग्नल, और ग्रीन सिग्नल पर आते ही वो चिल्लाती। एट अ रिमोट रिवर क्रॉसिंग, उस सुदूर क्रॉसिंग पर, विदाउट स्लोइंग बिना धीमे हुए, स्पेड ऑन तेजी से आगे बढ़ती, लीविंग द स्मॉल सिग्नल मैन वेविंग ए पॉइंटलेस फ्लैग, उस छोटे सिग्नल मैन को जो कि एक पॉइंटलेस फ्लैग को लहरा रहा था, यानी कि बिना किसी कलर के या बिना किसी बिंदु के जो झंडा था उसको लहरा रहा था हवा में। Lonely, अकेले ही, and sad at the door of his whitewashed hut in the middle of the desert that was so cold at night. अकेले और sad at the door, और दरवाजे पर उदासीनता के साथ, of his whitewashed hut, अपनी सफ़ेद रंग की हट में, his whitewashed है सफ़ेदी में रंगी हुई झोपड़ी में, in the middle of the desert, उस रेगिस्तान के बीच में, त्यागे हुए रेगिस्तान के बीच में, that was so cold at night, जो कि रात में बहुत ठंडा था। यानी कि वो सिग्नल मैन की बात हो रही है, वो झंडा लहरा रहा है, अकेला खड़ा है और सफ़ेद झोंपड़ी के अंदर बहुत दुखी सा है, क्योंकि एक तो अलग थलग है वो बिल्कुल जगह, और बहुत ठंडी है रात को भी। द ट्रेन हैड वोकन अप हिज डॉग, ट्रेन उसके कुत्ते को जगा देती। एंड द नाइट वॉज वेंट इन टू बाय इट्स लॉन्ग होल, और रात जो है उसकी लंबी चीख से दो हिस्सों में बढ़ जाती। फिल्ड विद मॉर्निंग फॉर द पिटीलेस, निर्दयी लोगों के प्रति, निर्दयी लोगों के लिए उसका घृणा का भाव या उदासीनता का भाव भर देती। बिटर वर्ल्ड वेयर मैन फाउंड नो सिक्योरिटी नो रिस्पॉन्स, बड़ी अजीब दुनिया है, बड़ा कठोर संसार है जिसमें इंसान जो है उसे कोई सुरक्षा नहीं मिलती, ना ही कोई मिलता है उसको रिपोज। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, विश्राम, ना तो उनको कोई सुरक्षा मिलती ना ही मिलता उनको कोई आराम। The man did not like to hear such a howl and shouted at the dog. आदमी को ये सब शोरगुल सुनना पसंद नहीं था और वो कुत्ते पर चिल्लाता। But the train had already gone far beyond and the sand dunes and was still charging on. और ट्रेन जो है वो
सैंड ड्यून्स यानी कि मट्टी रेत के टीलों से बहुत दूर जा चुकी होती थी और अभी भी चल ही रही थी। कैरिंग अवे द फादर हु लेंट हिज हेड अगेंस्ट द विंडो, पिताजी को ले जाते हुए जो कि खिड़की पर अपना सर टिकाए बैठे हैं, विंडो पेन यानी कि खिड़की के शीशे पर। सो दैट द नीड बोन्स ऑफ हिज स्कल वॉज बीइंग वेटर्ड अपार्ट, जिससे कि जो उनके खोपड़ी जो है उसकी हड्डियां हैं वो साफ साफ हिलती डुलती दिखाई दे रही हैं। बीइंग टायर्ड थके हुए ही स्लेप्ट, वो सो गए। एंड स्लीपिंग बॉडी अलोन वॉज कॉन्शियस ऑफ द व्हील्स दैट रिवॉल्व्ड अंडर हिम, और वो सोता हुआ शरीर उन पहियों की आवाज़ जो है जो जिसके नीचे घूम रहे थे उनको उनकी चेतना में जागा हुआ था, यानी उनकी चेतना थी उनको इस चीज़ की। स्पिनिंग अराउंड एट बेरसैक स्पीड, बेतहाशा स्पीड से घूमते हुए पहिए। स्पीडिंग डाउन, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। द लॉन्ग ट्रैक्स, उस लॉन्ग ट्रैक्स पर। द ग्लिटर्ड लाइक रेड इन द स्टारलाइट, जैसे तो तारों की रोशनी में चमकते हुए रेड होता है, शीशा होता है इस तरह का। यानी कि यहाँ पर गौतम के पिताजी की बात हो रही है कि गौतम के पिताजी किस तरह के व्यक्ति हैं। वो ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन में इस तरह से वो बैठते हैं और उनका ध्यान कैसा रहता है, वो सोते हैं नहीं सोते हैं, ये सब चीज़ें वो बता रही हैं। कोई सेंस देखिए अपन कायदा पिकॉक में अगर आप हर लाइन का सेंस पर्टिकुलर सेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं। इस चैप्टर में फैक्ट जो है, हमारे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मैटर है वो फैक्ट से बनता है कि कौन सी बात जो है इतनी बड़ी थी जो गौतम ने कही, कौन सी बात माया ने कही, या फिर कौन सी चीज़ों के बारे में माया के पिताजी ने कहा। और एक चौथा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो भविष्यवक्ता, वो जो व्यक्ति है जिसने भविष्यवाणी की थी कि 4 साल बाद उनके जो दोनों उनका शादीशुदा जो जीवन है उसमें से एक व्यक्ति या फिर जिसकी मौत हो जाएगी, जब अल्बाइनो जो है उसकी बात है अल्टीमेटली। तो अब अपन कोशिश ये ना करें कि हम हर लाइन का प्रॉपर अर्थ ढूंढें, हमको बस एक स्टोरी लिंक करनी है, स्टोरी कनेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत ही विचित्र सा नॉवल है। देखिए जितने भी मैंने पढ़े हैं उनमें से जो विचित्र नॉवल है उनमें से एक ऐसा नॉवल है जिसका लिंक जो है वो बहुत कम जगह ही बैठ पाता है, क्योंकि ये पूरा जो है माया ही सोच रही है सब कुछ, और माया के विचार विभिन्न विभिन्न दिशाओं के अंदर भटकते रहते हैं। कभी ये कहीं पहुंच जाती हैं, कभी ये कहीं पहुंच जाती है। आपने भी देखा होगा अभी तक नॉवल की स्टार्टिंग से लेकर, कभी ये नौकरों पे पहुंच जाती हैं, कभी ये शाम पर, कभी दिन में कुत्ते की यादों में, कभी पेड़ों पर, कभी नींबू, कभी संतरा, कभी कोई दीवार के पीछे की बेल हो गई, कभी अपने पिताजी की याद में, कभी इनको घूमने की याद आ जाती है। तो ये बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है कि भाई माया जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचारती हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि पर्टिकुलर मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें, बस हमको समझ आना चाहिए कि कहानी जो है कहना क्या चाहती है, इस चीज़ को हमको फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। But his mind was disturbed by the motion, and as last found sleep a stationary peace such as a physic had known so many years in jail. अच्छा, जेल की बात आ गई। बट हिज माइंड वॉज अनडिस्टर्ब्ड बाय दैट मोशन, लेकिन उनका दिमाग जो है उस मोशन से, कौन से मोशन से, उस ट्रेन के चलने के मोशन से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। एंड एट लास्ट फाउंड स्लीप, और आखिरकार वो सो गए। अ स्टेशनरी पीस सच एज हिज फिजिक हैड नोन फॉर सो मैनी ईयर्स, एक स्थिर शांति जो कि सच एज इज फिजिक, उनके भौतिक बनावट की तरह, जो कि हैड नोन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिसे वो बहुत सालों से जानते थे। इन जेल के अंदर, एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, एक राजनीतिक कैदी के रूप में। वाइल इंडियाज इंडिपेंडेंस हंग अनसर्टेन एज एन अनफर्ड फ्लैग एट हाफ मस्ट, और किस समय जानते थे, जब भारत की जो आज़ादी है वो अनिश्चित थी, जैसे एक आधा झुका हुआ और बिना खुला हुआ झंडा था। यानी कि आज़ादी के समय उनके पिताजी जो हैं, ससुर जो हैं, जेल होके आए हैं, माया के ससुर गौतम के पिताजी। वंस ही वॉज रिलीज्ड हिज पीरियड ऑफ एक्टिविटी हैज़ बिगन, जब वो एक बार आज़ाद हो गए तो फिर क्रियाकलापों का उनका दौर शुरू हो गया। एंड वंस ही हैड वॉकड आउट ऑफ हिज सेल ही कंटिन्यूड टू स्पीड थ्रू द नाइट्स एंड डेज ऑफ व्हाट वाज टू हिम ए न्यू एपक, और एक बार जब वो अपने जेल से बाहर निकले और
तेज गति से चलने लगे उन रातों में और दिनों में जो कि उनके लिए एक नए युग की शुरुआत जैसा था। ही वॉज स्मॉल एंड फ्रेल, वो बहुत छोटे से और कमज़ोर से थे। ऑलमोस्ट टू सैड टू बियर द वेट ऑफ हिज लार्ज हेड, बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही दुबले पतले थे, इतने दुबले पतले थे कि यहाँ तक कि उनके जो बड़ा सा सिर है उसका वजन उठाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। ओनली वैन ही स्ट्रगल ऑन टू ए ट्रेन and found himself a seat in a third class compartment that out of sheer weariness did he cease to think of his new epoch। केवल तभी जब वो एक ट्रेन में चढ़ते समय और उसके बाद में एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में डिब्बे में एक सीट पाने के बाद में जब वो आराम करते थे उस जोरदार थकान की वजह से, बस तभी वो उस नए युग के बारे में सोचना बंद करते थे। इट्स इरिटेशंस एंड फेलियर्स, उनका ये चिड़चिड़ापन और असफलता, इसकी रेड टेप एंड करप्शन, इसकी लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार, यानी कि अब वो नए युग की बात कर रही हैं जो अनीता देसाई हैं। माया जो है नए युग के बारे में सोच रही है कि उनका ससुर कौन से नए युग के बारे में सोचता था। तो नया युग है कि ये चिड़चिड़ापन, असफलताएं, लाल फीताशाही, इसका भ्रष्टाचार, इट्स स्मॉल पेज होप्स, इसकी छोटी छोटी आशाएं एंड फ्रस्ट्रेशंस, और चिड़चिड़ापन या फिर फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है अपने, वो तो आप जानते हैं कि इतना तो फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है अपने आप में ही बहुत अजीब सी फीलिंग होना कि भाई चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ये सब चीज़। अब और इट्स ग्रेट ग्लोरी, और इन सब से ऊपर इसकी महान विजय, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की जो है, फ्रीडम के टाइम पे वो बता रही हैं कि जेल में रहे तब कैसा महसूस किया, ट्रेन में बैठते थे तो उस दौर को याद करते थे जो उन्होंने जेल में बिताया था, और फिर उसके बाद याद करते वो आज के युग को कि इसमें क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और अंत में उनकी याद कहाँ के रुकती, भारत की आज़ादी पर, उस विजय पर। इट्स इफेक्ट अपॉन द काउंटलेस विलेजेस एंड सिटीज़ दैट ही विजिटेड, उसके प्रभाव अनगिनत गाँवों पर और शहरों पर जो उसने घूमे थे, उसके ससुर ने। एंड एज हिज टायर्ड बॉडी वॉज फ्लंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप, और जैसे उनका थका हुआ शरीर अगले स्टॉप पे पहुंचता, हिज माइंड रिटर्न टू द सॉलिटरी साइलेंस ऑफ द प्रिजन सेल, उनका जो दिमाग है वो वापस से उस जेल के एकांत शांति में लौट जाता। एज दो मार्टिडम वॉज इट्स ट्रू होम, जैसे तो शहादत ही उनका सच्चा घर था। वन डे ही वुड राइट ए बुक, व्हेन ही हैड टाइम ही ड्रीम्ड ऑफ दिस बुक, एक दिन जब उनके पास समय होगा तो वो एक किताब लिखेंगे, वो इस किताब का सपना देखते हैं। A dog began to bark hysterically in the street, and the mother started as though she too suddenly remembered the train that had gone berserk in the desert, and saw the signalman who stood shadily near the green light and his disconsolate dog। गली में पागलों की तरह कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, और मेरी माँ को अचानक याद आया, यानी सास को अचानक याद आया उस ट्रेन के बारे में जो कि उस डेजर्ट में, यानी कि एकांत में गई थी, रेगिस्तान में गई थी पागलों की तरह, और उन्होंने उस सिग्नल मैन को देखा जो कि ग्रीन लाइट के पास में बहुत दुखी मन से खड़ा हुआ था अपने उदास डॉग के साथ में। शी सीम्ड टू शिवर एज दो शी टू फेल्ट द कोल्ड, वो खुद भी कांप रही थी ऐसे जैसे उनको ठंड महसूस हो रही हो। बट सीइंग मी ड्रॉ द कवरलेट अवे फ्रॉम द बेबीज फेस, शी सेड इट इज़ वार्म, एज दो शी वर रिश्योरिंग herself of a fact that had been momentarily obscured by her sharp brief longing to be with that man on his journey through the free land, the free night। लेकिन जब उन्होंने मुझे बच्चे के चेहरे पर से चादर हटाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये गर्म है, जैसे तो वो इस बात को पक्का कर रही हूँ अपने आप से कि क्षणिक रूप से ये अस्पष्ट, तीव्र और जो संतृप्त इच्छा है एक व्यक्ति की, कौन से व्यक्ति की, खुद की इच्छा बता रही है वो मोमेंटरी इच्छा, वो अस्पष्ट इच्छा जो एकदम से उनके अंदर उत्पन्न हुई है, या फिर पहले से ही थी, या फिर इस चीज़ को अपन इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये इच्छा उनकी शायद हमेशा से ही है। वो क्षणिक रूप से अभी अभी वो इच्छा उत्पन्न हुई है माया को देख करके कि वो भी काश अपने पति के साथ में उस आज़ाद भूमि पर घूम सकती इन आज़ाद रातों में। शी रिटर्न्ड क्विकली टू हर अकाउंट, और वापस अपने अकाउंट्स की बुक में काम करने लग गई। आई वॉकड टुवर्ड्स द विंडो एंड हर्ड गौतम से सर्टेनली नॉट, मैं खिड़की के पास गई थी
और गौतम को कहते हुए सुना, निश्चित ही नहीं, एंड इट इज़ बेस्ट टू ब्रिंग इट आउट इन द ओपन, और इसको खुले में लाना ज़्यादा बेहतर है। एंड वन ब्रदर से, और दूसरे भाई ने कहा, बट फेथ इन द गवर्नमेंट, जो सरकार है उसमें विश्वास रखो। अब देखो एक नया ही जो है एक्ट आ गया है अपने सामने। अभी तक तो वो अपनी माँ की यानी सास की यादों की बात कर रही हैं, अपने खुद के बारे में बात कर रही हैं। अब बात आ गई उनके पति के, उनके भाई की, यानी कि पति के भाई की, उनके जो भी है, देवर है, जेठ है, जो भी है, उसकी बात आ गई है कि वो दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं और माया उनको खड़े होकर सुन रही है खिड़की पर। एंड अनदर द अपोजिशन इज रिडिक्यूल, वो विपक्ष तो बहुत बेहुदा है। एंड द अनशेडेड इलेक्ट्रिक बल्ब बर्न्ड इनटू द बैक ऑफ माय नेक, वो बिना छाया वाला इलेक्ट्रिक बल्ब मेरे गर्दन के पिछले हिस्से को जला रहा था, यानी कि बहुत तेज सीधा का सीधा उस पर प्रकाश पड़ रहा था, तो बहुत गर्म लग रहा था उनको। आउट इन द स्ट्रीट द लैम्प्स वर डिमर, गली में लैम्प बहुत धीमे थे या मंद थे। ऑलमोस्ट obliterated by the night, लगभग रात के द्वारा बुझ ही गए थे। द पान एंड सोडा वेंडर्स who in daytime lined the street with their wares, पान और सोडा बेचने वाले लोग जो दिन में उस गली में लाइन लगा के अपने माल के साथ खड़े हुए होते थे, had shrouded themselves in white sheets and lay corpse like on their barrows or across door steps that spanned open gutters that had at last stopped gurgling, वो इस समय अपने आप को उन्होंने लपेट लिया था वाइट शीट्स में और सो गए थे लाशों की तरह। कहाँ पर सो गए थे? ऑन देयर बैरोज, अपने ठेलों पर, और अक्रॉस डोर स्टेप्स, और दरवाजों, घर के दरवाजों की जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर, दैट स्पेंड ओपन गटर्स, जो कि खुले हुए गटर्स के पास में फैले हुए थे, दैट हैड एट लास्ट स्टॉप्ड गर्गलिंग, जो लास्ट में गड़गड़ाते हुए ख़त्म हो रहा था। वो नाला जो है, जो गरीब लोग वहीं सो रहे थे नाले के पास में ही। इट वॉज वेरी लेट, बहुत देर हो गई है। द विंडोज ऑफ द फ्लैट्स अपोजिट अवर गैप्ड लाइक स्ट्रेंड गैप्स ऑफ एन ओल्ड मैन्स गम्स, हमारे फ्लैट के अपोजिट की जो विंडो है वो खुली हुई थी एक दागदार छेद की तरह, जैसे तो एक बूढ़े व्यक्ति के मसूड़े होते हैं। अब एक फिर से नया सीन आ गया, अब ये सामने वाले घर को देख रही हैं। बट देयर वाज ए मून, लेकिन वहाँ एक चांद था। ए ग्रेट मून ऑफ हॉट, एक बीटन कॉपर, एक गर्म पीटे हुए तांबे का चांद था, यानी कि जो चांद जो है वो तांबे जैसा लग रहा है उनको। ऑफ मोल्टन ब्रास, अभी तो वो बीटन कॉपर का है, अब वो मोल्टन ब्रास का है, यानी कि पहले तो वो पिटे हुए तांबे का है, अब वो पिघले हुए पीतल का है। लिविड एंड थ्रोबिंग लाइक ए ब्लडी ह्यूमन ऑर्गन, जो तो जर्द लाल था, बिल्कुल लिविड मतलब होता है बिल्कुल लाल रंग का, एकदम डार्क रेड, एंड थ्रोबिंग लाइक ए ब्लडी ह्यूमन ऑर्गन, और ऐसे धड़क रहा था जैसे रक्त रंजित एक मानव का अंग हो। एक ग्रेट फुल ब्लॉसम्ड वुमेन, एक बड़ी, और फुल ब्लॉसम्ड का मतलब होता है कि हैवी ब्रेस्ट वाली महिला, एक बड़े हैवी ब्रेस्ट वाली महिला। हु हैड माउंटेड द स्काई इन पैशन, जो जुनून के चक्कर में आसमान पर चढ़ गई थी। ड्रिवन द थ्री स्टार्स अवे फ्रॉम हर, और उन सितारों को अपने से दूर कर रही थी। While she pulsed and throbbed, pulsed and glowed across the breathless sky, जब वो उस धड़कते हुए, उस स्पंदित और चमकते हुए स्काई के उस पार खड़ी थी, यानी कि नीचे नीचे खड़े हुए वो ऊपर सितारों को देख करके, मतलब उसका दिल धड़क रहा था, स्पंदन कर रहा था, उनको देख करके वो वहाँ पे चढ़ गई थी। और ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं उसको कि वो महिला जो है वो सितारों को दूर भगाना चाह रही है, कोशिश कर रही है। आई स्पन अराउंड, मैं पीछे मुड़ी, क्लचिंग द बेबी, बच्चे को पकड़े हुए, टू स्टेयर एट माई रिलेशंस, अपने रिश्तेदारों की ओर देखते हुए। हुज नेम्स आई नो, जिनके नाम तो मैं जानती थी। हुज मूड्स आई सेंस्ड, जिनके मूड का भी मुझे पता था। हुज हैंड्स आई टच्ड, जिनके हाथों को मैंने छुआ था। एंड फाउंड देयर वॉज नॉट वन अमंगेस्ट देम टू whom आई कुड क्राई, और फिर मैंने पाया कि उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास जाकर जिसके लिए मैं रो सकूं। लुक लुक देयर इज़ ए मून इन द स्काई, देखो देखो आसमान में चांद है। आई विल नेवर गो देयर अगेन, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी दोबारा। आई स्वोर, मैंने कसम खाई। फ्लशिंग अगेन एट द मेमोरी, उस याद को याद करते हुए। आई विल नेवर गो देयर अगेन। आई लिसन टू द टैप रनिंग, टू गौतम gargling, and suddenly the palms of my hands grew moist as it struck me that
देयर माइट नॉट बी टाइम टू गो देयर अगेन। मैंने नल को चलते हुए सुना, गौतम को गड़गड़ाते हुए सुना, कि पानी को लेकर गागल करते हैं ना हम, वो करते हुए सुना। और अचानक से मेरे हाथों की हथेलियाँ नम हो गई। एज इट स्ट्रक मी देयर, जैसा कि मुझे उस समय एकदम से याद आया, माइट नॉट बी टाइम टू गो देयर अगेन, कि वहाँ पे दोबारा जाने का कोई वक्त नहीं है ये। इवन इफ़ आई वॉन्टेड टू, भले ही मैं चाहूँ, यानी कि गौतम के पास जाने का कोई वक्त नहीं है। एंड आई डिड डेस्परेटली, और मैंने ऐसा किया भी निराशा से। I want to race up those filthy stairs to that dismal flat and place a Kashmiri lampshade. मैं उन गंदी सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहती थी, टू दैट डिस्मल फ्लैट, उस उदासीन फ्लैट में, एंड प्लेस एक कश्मीरी लैम्प शेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कश्मीरी लैम्प जल रहा था, पेंटेड विद आइरिशेज, जिसपे ब्लू फ्लावर जो होता है, आइरिशेज होते हैं नीले रंग के फूल, उस नीले रंग के फूल बने हुए थे उसके ऊपर। एंड किंगफिशर एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, वो बने हुए थे उस लैम्प के ऊपर। ओवर द नेकेड बल्ब, उस बल्ब के ऊपर। एंड किस द मदर्स हैंड, और उस माँ के हाथ को चूमना चाहती थी। किसकी माँ के हाथ को? अपनी सास की माँ के हाथ को। एंड ईच सेपरेट कैरोज्ड नकल, और हर एक कठोर नकल को, उंगलियों के जोड़ को। एंड होल्ड द बेबी इन द क्रेडल ऑफ माई आर्म, और उस बच्चे को अपने हाथों के, अपनी भुजाओं के पालने में पकड़ना चाहती थी। रिजॉइसिंग इन इट्स वेट, उसके वजन को महसूस करना चाहती थी, उसमें खुश होना चाहती थी। एंड लिसन टू द मैनी वॉइसेस, और बहुत सारी आवाज़ें सुनना चाहती थी। Their gay inflections, their varied tones, their loud quick rasping over my eardrums, उनके उल्लासपूर्ण स्वर, उनकी बहुत सारी धुन आवाज़ें, उनकी तेज कर्कश आवाज़ें भी मेरे कानों के ऊपर, क्योंकि वो सब चुपचाप बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, किसी को मतलब ही नहीं है किसी से। तो माया चाहती है कोई उससे बात करे, तो वो ये सब सुनना चाहती है, बोलना चाहती है। और दो सीदिंग ह्यूमन साउंड्स, वो सभी जोशीले या आक्रोशित करने वाले मानवीय आवाज़ें। नाउ व्हेन आई सर्च्ड, और अब जब मैं आगे बढ़ी, ओपन आर्म्ड टुवर्ड्स देम, अपनी बाहें खोलकर उनकी ओर, ऑल रिसीडेड टू सम डिस्टेंट बैकग्राउंड, और सभी एक दूर पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में दूर हट गए, पीछे हट गए। एंड वर merely a part of that multitude of which I ardently and futilely longed, और वो सभी उस एक भीड़ का हिस्सा बन गए जिसको मैंने उत्सुकता से यूं ही व्यर्थ ही चाहा था, उन लोगों को व्यर्थ ही चाहा था, वो भी वही भीड़ थे। टू whom I was about to say goodbye, वो जिन्हें मैं गुड बाय कहने वाली थी। फॉर आई माइट नेवर सी देम अगेन, क्योंकि मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहती थी, इन्हें कभी नहीं देखूंगी। इन द शेडोज दैट स्पेंड द सीलिंग अबव माई बेड, वो उन परछाइयों में जो मेरी सीलिंग के ऊपर छा रही थी, मेरे बेड के ऊपर। आई सॉ द शेडो ऑफ द डांसर स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ, मैंने नाचते हुए वसंत की जो जीवन है, बसंत का जीवन है, उसको नाचते हुए देखा, उसकी परछाई को देखा। एंड आई न्यू देयर वॉज नो टाइम लेफ्ट एट ऑल, और मैं जान गई थी कि अब कोई समय नहीं बचा है, कोई समय नहीं बचा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट जो है सेकंड चैप्टर है पार्ट 2 का, इसका ये पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।